नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले आज सरयू घाट से कलश यात्रा निकाली गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने शोभा यात्रा शुरू होने से पहले सरयू तट पर कलश पूजन किया। इसके बाद महिला श्रद्धालुओं ने 551 कलश लेकर राम पथ पर यह यात्रा शुरू की है। वहीं मंदिर परिसर के आसपास के रामकोट क्षेत्र की परिक्रमा पूरी करने के बाद यह यात्रा राम जन्मभूमि परिसर पहुंची है। हमारे संवाददाता की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कच्चे घाट से निकलकर 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, अनिल मिश्रा जो कलश मुख्य यजमान के भूमिका में होंगे, वो आप देख रहे हैं कि वो कलश यात्रा लेकर निकल चुके हैं। और ये जो कलश यात्रा है वो अयोध्या कच्चे घाट से निकल करके ये हनुमानगढ़ी होते हुए, रामपथ होते हुए, ये रंगमहल बैरियर होते हुए राम मंदिर में प्रवेश करेगी। आप देख रहे हैं कि जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा के साथ ये जो कलश यात्रा है, 551 जो कलश है वो जो अयोध्या की नारी है, अयोध्या की जो महिलाएं हैं, ज़्यादा दूर मत, अयोध्या की जो महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं 551 कलश है। और पूरे अयोध्या के बच्चे हैं, किस तरह से बच्चों में खुशी है, किस तरह से बच्चे नाच रहे हैं और लोगों में किस तरह से उत्साह है। आप ये देख रहे हैं कि जो भगवा ध्वज है, ये भगवा ध्वज है, जो कलश पूजन है, 551 जो कलश है, ये बच्चे पताका भगवा जा रहे हैं। बच्चे सड़क पर कच्चे घाट से निकल करके हनुमानगढ़ी होते हुए, ये रंगमहल बैरियर होते हुए राम मंदिर में प्रवेश करेगी। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्यावासी ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग ये कलश यात्रा में शामिल हैं। और आज से 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू होगा। और ये पहले ये जो जल है ये राम मंदिर में जाएगा, वहाँ फिर अनुष्ठान शुरू होगा। जो 5 दिवसीय अनुष्ठान होगा तो हर धर्म के लोग जो निमंत्रण जिसको दिया गया है वो पूरे अयोध्या से नहीं, पूरे 50 जिलों में ये निमंत्रण भेजा गया है। और हर धर्म के हर शिक्षा में, चाहे जिसमें योगदान दिया हो, उन लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया गया है। और ये बच्चे हैं जो संस्कृत विद्यालय से लेकर ये तमाम जो बच्चे हैं, देश के कोने कोने से बच्चे हैं, हर धर्म से लेकर के जो बच्चे हैं, शंकराचार्य जो चारोपुरी के शंकराचार्य हैं, उनके आश्रमों के बच्चे हैं, ये महिलाएं हैं जो कलश यात्रा लेकर निकली हैं। और महापौर की वाइफ हैं, ये जो महापौर हैं उनकी वाइफ भी हैं। तो ये पूरी जो लावा लश्कर के साथ ये जो जो औरतें हैं, ये 501 जो कलश है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा हुजूम है वो निकला है। और ये कलश यात्रा यहाँ से निकलकर रामपथ होते हुए, हनुमानगढ़ी होते अयोध्या जाएगी। रही बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। एडिशनल एसपी स्तर से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारी यहाँ लगाए गए हैं। और पूरी सिस्टम से लेकर, ये पूरी लाइन से लेकर ये कलश यात्रा यहाँ से निकली है और सीधा राम जन्मभूमि जाएगी। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। ऐसे में अयोध्या नगर निगम के तत्वाधान में रामकथा पार्क में संतों और महंतों की मीटिंग हुई है, जहां मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि धर्म ध्वजारोहण की पूर्व संध्या पर 24 नवंबर को अयोध्या के सभी मठ मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। वहीं संतों ने यह भी कहा कि दीप उत्सव की तरह ही इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर श्री राम मंदिर की पूर्णता का स्वागत ये होगा। और वहीं यह भी तय किया गया है कि 23 नवंबर को रामकथा रामपथ पर पदयात्रा कर प्लास्टिक मुक्त अयोध्या का संदेश भी दिया जाएगा। देखिए, अयोध्या में जो ध्वजारोहण होगा, राम मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वो ध्वजारोहण होगा। तो एक अयोध्या के संत समाज ने आगे बढ़कर यह निर्णय लिया, यह संकल्प लिया कि पूरी अयोध्या को, अपने मठ मंदिरों को स्वच्छ करेंगे, पूरी अयोध्या को स्वच्छ करेंगे। और जैसे कि एक इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो अयोध्या का संत समाज अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर इस चीज़ को निभा रहा है कि हम अयोध्या को सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे। और इस दृष्टिकोण से आज यहाँ पर संतों ने बैठ के निर्णय लिया है कि हम अयोध्या को, अपने मठ मंदिरों के साथ साथ अयोध्या को भी स्वच्छ बनाएंगे। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के चर्चा की गई। और क्योंकि 25 तारीख को जो अपने सनातन धर्म का एक महा अभियान है, उसकी पूर्णाहुति है,
श्री राम मंदिर भव्य दिव्य बन करके तैयार है, उसमें ध्वजारोहण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा होना है। तो स्वच्छता की ओर विशेष रूप से माननीय महापौर जी का और नगर निगम के अधिकारियों का एक निवेदन था कि हम सारे लोग अयोध्या को स्वच्छ बनाएं। जो अयोध्या में पूरे विश्व में अपना प्रथम स्थान रखती है, वो अयोध्या स्वच्छता में भी विश्व में अपना प्रथम स्थान रखे, ऐसी परिकल्पनाओं को उकेरते हुए माननीय महापौर जी ने ये निवेदन किया था। और हम सारे लोग अपने मंदिरों को सजाएं, अपने घरों को सजाएं, स्वच्छ रखें, या जहां तक हो रोडों को, सरयू के तट पर, राम की पैड़ी को, पूरी अयोध्या को स्वच्छ बनाने का एक अभियान निवेदन के रूप 25 तारीख को ध्वजारोहण कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में एक आज नगर निगम द्वारा एक संतों महंतों की बैठक आहूत की गई, जिसमें साफ सफाई को लेके बात चर्चाएं चली गई कि जब हो राम जी का उत्सव है तो सभी लोग अपने आश्रमों का, अपने आसपास की सबकी सफाई और अपने घर पे भगवा ध्वज लहराएं और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज के दिन जहां पूरे देश में किन्नर स्मृति दिवस मनाया गया, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी सनातनी किन्नर अखाड़े ने कैंडल मार्च निकाला है। ये कैंडल मार्च सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में कैंडल जलाकर जिन किन्नरों का आकस्मिक निधन हो गया था उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और 2 मिनट का मौन भी रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। आज किन्नर स्मृति दिवस भी है और ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है और सनातनी किन्नर अखाड़े के लोग आज सुभाष चौराहे पहुंचे हैं और हाथों में कैंडल है और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही। किस तरह की श्रद्धांजलि दी जा रही, फिलहाल हम बात कर लेंगे। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद जी हैं। सनातनी किन्नर अखाड़ा आज कैंडल लेकर सड़कों पर, किस तरह की श्रद्धांजलि किनको आप लोग दे रहे, क्या? जी जय श्री महाकाल, जय बहुचरा माँ। आज हम लोग के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज सनातनी किन्नर अखाड़े के बैनर तले हम लोग सब कोई मिल के जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ मेंबर्स का ये श्रद्धांजलि दिवस आज हम लोग सब कई मना रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो आकस्मिक जो हमारा किन्नर समुदाय से, जो ट्रांसजेंडर समुदाय से मृत्यु हुआ है, उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग ने आज का विशेष दिन है। आज हम लोग सब कोई मिलके उन सभी आत्माओं के श्रद्धांजलि के लिए हम लोग ने सुभाष चौराहा में आके हम लोग ने ये कैंडल जला के उन आत्माओं के शांति के लिए हम लोग श्रद्धांजलि। एक और आखिरी सवाल, किन्नर अखाड़े के बाद जैसे सनातनी किन्नर अखाड़ा बना और आज तादाद भी ज्यादा दिख रही है, इसके पीछे क्या वजह है, किस मकसद से? जी, हमारे मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातन धर्म को विस्तार करना, और जो हमारे किन्नर बच्चे सनातन धर्म से बेमुख हो गए थे उनको सनातन धर्म में पूर्ण वापस लाके, उनके मुख्य धारा में वापस लाके उनके हित अधिकारों के बातें करना, ये मेन उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के कारण आज जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर और हमारे किन्नर बच्चे लोग, हम लोग एक साथ होके उन आत्माओं को, उन जो आकस्मिक जो मृत्यु हुआ है उन आत्माओं की शांति के लिए आज हम लोग ने यहाँ कामना कर। तो देखिए, हमारे साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से जो आकस्मिक मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और जो आज लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनके पूरी तरह से विचारों से प्रभावित हुए थे वो अब फिर से सनातनी किन्नर अखाड़े में आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। 90 के दशक में चंबल का शेर कहे जाने वाले दस्यू सरगमा मंगली केवट आज 19 साल 7 महीने की सजा काटने के बाद माती जिला कारागार से रिहा हो गए हैं। और वहीं मंगली केवट की रिहाई पर उनके परिजन समर्थक बड़ी संख्या में जेल पहुंचे और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। के दशक में जब बदमाशों का साम्राज्य था, जब कई प्रदेशों की पुलिस एक व्यक्ति मंगली केवट को ढूंढने के लिए लगाई गई थी, आज उनकी रिहाई हुई। हमारे साथ तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि मंगली केवट है और उनके साथ उनके वो अधिवक्ता हैं जिन्होंने लगातार कड़ा परिश्रम किया और उनको आज रिहाई के तौर पर बाहर किया गया है। मंगली केवट से जानेंगे कि आखिर
उन्होंने बागी क्यों बने, ऐसी क्या उनकी रूपरेखा रही? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बाहर आए। सबसे पहली बात मैं जानना चाहूंगा कि आप बागी क्यों बने, ऐसा क्या आपके जीवन में हुआ था? पुलिस ने परेशान करो है, वहाँ पर तुम्हारे जमुना किनारे उतरा तो ठेका चलती, तो पुलिस ने परेशान करो, ज्यादा टॉर्चर करो, फरार हो गए। फिर जब फरार हुए तो गैंग कैसे बनी? क्योंकि गैंग के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, अफवाहों की जरूरत होती है। वो एक एक करके आदमी जुटाऊ रहे अपना धीरे धीरे, उसके बाद हथियार खरीद रहे धीरे धीरे। जितने सब पुलिस परेशान कर रही, गाँव के परेशान कर रहे रंजस वाले, तो वो सब आदमी जुड़ा रहो हमसे। अच्छा, इस वजह से भी जुड़ते रहे होंगे कि क्योंकि मंगली केवट ने एक बड़ा साम्राज्य तैयार किया था, लोग जानते थे, प्रदेश जानता था। कहा जाता, जैसे आपने बताया कि विकास दुबे के समय आपको टॉप 8 में गिना जाता था, तो कैसे लोग जुड़ते गए और किस तरीके से कारवां कितने वर्षों तक आपका चला? ना आदमी को नाम डकैत को चला था, तो आदमी अपने आप जुड़न लगा थे, चलो हम मंगली के बढ़ जैसो नाम कर लें। अच्छा, आपके गैंग में कितने लोग थे और कितने ऐसे गैंग थे जो आपके संपर्क में थे? बड़े बड़े नाम कौन कौन से? वो निर्भय गुजर रहते हैं और मंगली के बढ़ केवल 2 ही गैंग ऐसे थे जो सक्रिय थे? संपर्क थे, और निर्भय गुजर ज्यादा सक्रिय। अच्छा, हमारे साथ मंगली केवट के अधिवक्ता है, उन्होंने भी कठिन प्रयास किया, परिश्रम किया है। किस तरीके का प्रयास रहा आपका? जी, मेरा बहुत अथक प्रयास रहा है, मगर मंगली भाई जो समाज के पत्रावलियों में जो अभियोजन साक्षी हैं, गवाह, उनके निर्दोषों पर इनको जो तो माननीय न्यायालय ने मुक्त किया है, और मुक्त करने में विशेष अहम भूमिका गवाहों की रही है, जिन्होंने आज तक माननीय न्यायालय में ये नहीं कहा है कि मंगली केवट ने ऐसा अपराध किया है। और रही चार्जशीट पुलिस आरोप की, उसमें आरोप पत्र में ये भी दाखिल है कि मंगली केवट ने स्वयं अपने को शासन के सामने आत्मसमर्पण किया हुआ है। तो आपसे अधिवक्ता और गुनाह की दुनिया का कहा जाए अगर बेताज वास्ता मंगली केवट, वो हमारे साथ थे, आज उनकी रिहाई हुई है और उन्होंने कहा है कि आज रिहा होने के बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे और आगे लोगों को भी मैसेज देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने जो संघर्ष किया है, राजनीति के क्षेत्र में जाने के बाद लोगों की सेवा भी करेंगे। कानपुर देहात से शुक्ला, जनता टीवी। और उधर कानपुर देहात से रसूलाबाद में चिकित्सा अधीक्षक अमित कुमार सिंह के ट्रांसफर के बाद सीएचसी स्टाफ ने परिसर के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया है, जिनमें एनएम संगीनी और आशा बहुएं भी इसमें शामिल रही हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर ईमानदार अधीक्षक को वापस लाओ और साजिश करने वालों पर कार्रवाई हो, ये तमाम नारे भी लगाए हैं, जिस कारण हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो प्रभावित होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार विवाद गहराता जा रहा है, जहां पर बीते दिन पहले 16 नवंबर को जो रसूलाबाद विधायक ने निरीक्षण किया था, निरीक्षण करने के बाद कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद जो चिकित्सा अधीक्षक थे अमित सिंह, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं ट्रांसफर के बाद 17 नवंबर को जो यहाँ पर सीएचओ तैनात थे, उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं 2000 रुपए प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा वसूली की जा रही, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक अमित सिंह की भूमिका संदिग्ध है। पूरे मामले को लेकर जब आरोप लगे, जांच टीम के लिए नामित की गई और एसएल वर्मा जब जांच करने पहुंचे तो मीडिया से सवाल जो थे वो उससे दूरी बना ली गई। हालांकि पूरे मामले लेकर अब एक और नया मोड़ आ चुका है, जहां पर जो आशा संगनी कार्यकर्ती हैं वो विरोध कर रही है। आप कैमरे में देख सकते हैं, बड़ी तादाद में जो आशा कार्यकर्ती हैं वो विरोध में बैठी हैं। उनकी मांग है कि कहीं ना कहीं जो यानी चिकित्सा अधीक्षक अमित सिंह का ट्रांसफर किया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीति के तरीके किया गया है। आज तक उन पर कोई भी आशा कार्यकर्ती ने कोई आरोप नहीं लगाया। महिलाओं के लिए वो अक्सर जो कर्मचारी थी उनके साथ में खड़े रहते थे और हर यानी कि जो समस्या होती थी उसके लिए विचार विमर्श करके उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता था। जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत लगे हैं। हालांकि जो जांच टीम का जांच करने आई थी, जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर थे मोहित शाश्वत, वो भी यहाँ पर नदारद मिले थे। अब एक जो मोड़ नया आया, इस पूरे मोड़ पे आखिर में जिले के जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या कार्रवाई कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो मामला चल रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के जो पोल कलाई खुल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो कानपुर नगर में देखने को मिला था, डीएम और वर्चस सीएमओ का हो गया था, उस तरीके से रसूलाबाद में भी ये तनाव देखने को मिल रहा है। विशाल सिंह टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में सराय आकर लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की यह गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। बदमाशों के कब्जे से हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बहुत सख्ती से पूछताछ इनसे की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। और बदमाशों के कब्जे से जो हथियार थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता। 5 बदमाश बताए जा रहे हैं जिनको ये गिरफ्तार किया गया है। देखिए, दिनांक 19 नवंबर 2025 को थाना सरायकिल के भगवतीगंज
के रहने वाले एक व्यक्ति जिनकी इसीपुर में एक ज्वेलरी की दुकान है, उनके द्वारा थाना सरायकिल पर सूचना दिया गया था कि जब वो दुकान बंद करके अपने घर वापस आ रहे थे तभी तकरीबन 5:30 बजे एक बोलेरो पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनको रोककर उनका एक बैग छीन कर चले गए हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की कुछ ज्वेलरी थी। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वादी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सरायकिल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण के लिए थानाध्यक्ष पिपरी, प्रभारी निरीक्षक सरायकिल और प्रभारी एसओजी और सर्विलांस के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था तथा तत्काल बॉर्डर को सील करके उक्त संदिग्ध वाहन जो और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। लगातार टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस आदि की सहायता की जा रही थी और मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20 नवंबर 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त संदिग्ध बोलेरो गाड़ी ग्राम जुगराजपुर के आसपास देखी गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जो गाड़ी है वो सवार वो लोग भागने लगे। पुलिस द्वारा उनकी घेराबंदी की जाने लगी तो अपने आप को घिरता देख वो जुगराजपुर से जो दामिन तलहरी तालाब की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिए। गाड़ी पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भाग गए। जो 2 व्यक्ति थे उनको वहीं पर उनको पकड़ लिया गया। जो तीनों व्यक्ति हैं उनके द्वारा पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुनः लगातार पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। उन तीनों जो भाग रहे अभियुक्त थे उन तीनों को पुलिस टीमों ने पकड़ा और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें उनको पैरों में गोली लगी है। और सहारनपुर में पुलिस से बेखौफ बदमाश लगातार खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। इसका नजारा एक बार फिर से जनकपुरी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में देखने को मिला है, जहां पर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही बदमाशों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े व्यापारी से 7 लाख रुपए की ये लूट की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसएसपी आशीष तिवारी ने जल्दी खुलासा करने की बात कही है। आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। सूचना आई है कि संजीव ट्रेडर नाम की एक चोकर की बेचने की दुकान है, जिस पर 3 लोग आए थे। उन्होंने तमंचा दिखा के यहाँ पर तोहफे पे इनके पास में लगभग 7 लाख रुपए रखे हुए थे और उसको लेके गए हैं। उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। कुछ लीड्स हमको मिली हैं और उनके अनुसार जल्दी घटना का जो है अनावरण किया जाएगा। इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी टीमों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसका शीघ्र अनावरण करके जो अपराधी हैं उनको उनके अंजाम दिया जाए। गोरखपुर में बुधवार की रात एक नाबालिग नीट छात्र को किडनैप कर लिया गया। दरअसल लड़की से दोस्ती करने पर नाराज उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्र का अपहरण करवाया था। फिल्मी अंदाज में उसका किडनैप किया गया और जानकारी जब पुलिस को मिली तो शहर में अलर्ट कर नाकेबंदी शुरू कर दी गई। हर चौराहे, मुख्य सड़कों और एंट्री पॉइंट पर चेकिंग शुरू कर दी गई और इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध एक बलिनो कार जो थी वो नजर आई। पुलिस जब वहां पर पहुंची, ड्राइवर तेज रफ्तार से भागने की कोशिश करने लगा। पीछा करते हुए पुलिस शाहपुर बिछिया क्षेत्र तक पहुंची, जहां पर पीएससी गेट के पास आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं कार की तलाशी लेने पर अंदर अपहरण किया हुआ जो छात्र था वो मिला है। पुलिस ने मात्र 45 मिनट में ही छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी अरेस्ट किया है और जांच में यह भी सामने आया कि सभी आरोपी जो है वो नाबालिग हैं और लड़की से बात करने की नाराजगी से ही किडनैप की साजिश को रचा गया था। 8 बजे यह सूचना थाना कोतवाली को मिली थी कि एक 15-16 साल के युवक को जबरदस्ती एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठा के ले जाया जा रहा है। ये सूचना प्राप्त होते ही पूरे जनपद में हाई अलर्ट किया गया एवं हर जगह नाकाबंदी की गई। इस गाड़ी को करीब आधे घंटे बाद ट्रैक किया गया और जैसे पीछा किया गया तो आरोपियों द्वारा गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश की गई। इसी क्रम में जो गाड़ी थी वो जब्त कर लिया गया है। जो पीड़ित था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है एवं 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अगले विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। देवरिया में ऑपरेशन प्रहार के तहत खामपार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सरिया बाजार के स्कॉर्पियो से 139 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। बुलंदशहर में गन्ना क्रय केंद्र पर घटतोली के विरोध में किसानों का गुस्सा फूटा। गढ़ बुलंदशहर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। किसानों का आरोप, डीएम के आश्वासन के बाद नहीं रुक रही है घटतोली।
बाराबंकी में सिंचाई विभाग के नियमों की अनदेखी, अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफिया नहरों से मिटा रहे हैं नामोनिशान। विश्व शौचालय दिवस पर सहारनपुर में सफाई मित्रों को उपहार दिए गए हैं। पिंक शौचालय समेत अन्य शौचालयों पर चलाया गया सफाई अभियान। बिजनौर में नगीना मार्ग पर ट्रक में अचानक से आग लग गई है, धू धू करके जल उठा पूरा ट्रक। एटा में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान एक लोडर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया। आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 1.5 किलो गांजा, 2 अवैध तमंचे समेत 3 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। एटा के मिरहची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, पूछताछ कर। बरेली में 72 घंटे बाद फिर आसमान में दिखा सेना का हेलीकॉप्टर। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीएमओ ने लगवा दिए कैंप। आगरा में महिला के पति और उसके वकील साथियों पर मारपीट का आरोप है। दीवानी में पति से भत्ते के मामले में तारीख पर आई थी महिला और उसका भाई। मथुरा के आवासीय क्षेत्र में पशु कटान की खबर पर पहुंची है गौरक्षक दल की टीम। भारी मात्रा में बरामद हुआ गौमांस। सदर थाना क्षेत्र के स्थित औरंगाबाद का पूरा मामला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।